नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह आपने पंक्तियां कई बार सुनी होंगी। क्या वास्तव में देश बदल रहा है? आज 30 दिसंबर है। कल साल 2025 का आखिरी दिन है। लोग 2025 की विदाई और 2026 के आगमन के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि ऐसे मौकों पर होटल्स, पब, इन सब जगह बहुत भीड़ होती है। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला का जो मंदिर है, भगवान श्री राम का जो मंदिर है, उनका जन्मस्थली है, वहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में लाखों की तादाद में, वृंदावन से जो खबरें आ रही हैं, वैष्णो देवी से जो खबरें आ रही हैं, लाखों लाख श्रद्धालु जो है वहां पहुंचे हुए हैं कि साल 2026 की शुरुआत में वो भगवान से आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा लगता है देश बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या साल 2026 में बंगाल बदलेगा, पश्चिम बंगाल बदलेगा? क्योंकि साल 2026 में सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई जो है वो पश्चिम बंगाल में होने वाली है। सबसे बड़ी लड़ाई, जी हां, सबसे बड़ी चुनावी जंग पश्चिम बंगाल में होने वाली है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव हैं और जैसा आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लंबे समय से अपना झंडा गाड़ रखा है। लेकिन बंगाल के ममता बनर्जी के किले को फतह करने के लिए बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो बंगाल पहुंचने शुरू हो गए हैं। फिलहाल वो 3 दिन के बंगाल की यात्रा पर हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो उन्होंने जिस तरह के संकेत दिए, उससे ऐसा लगता है कि अगले कई महीनों तक अमित शाह बंगाल में डेरा डालते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अब बीजेपी का, अमित शाह का एक लक्ष्य जो है वो बंगाल में ममता दीदी को हराना है। हालांकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी भी बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। वो खेला खेलती हैं, बड़ा खेला खेलती हैं वो। इसलिए लड़ाई आसान नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि साल 2026 की जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी, राजनीतिक जंग होगी, वो पश्चिम बंगाल में होगी। अब जबकि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में है, तो उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर चुन चुनकर हमले किए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठियों का संरक्षक कह दिया। अब जाहिर सी बात है, बंगाल में, पूरे देश में इस वक्त जो एसआईआर की चर्चा है, बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद आपने देखा बवाल हुआ, तो उसी तरह से अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार काम हो रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम हो रहा है। अब इसको लेकर जो है वो सीधी सीधी लड़ाई हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां से कह रही हैं कि यह घुसपैठी अन्य राज्यों में नहीं है। दिल्ली में धमाका हुआ तो क्या रोक लिया था? इस तरह से वो गृह मंत्री अमित शाह को चीजें चुनौती दे रही हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए सारे रास्ते बंद कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार वहां हमले हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लेफ्ट के शासन में, वामपंथी राज में जो हिंसा होती थी, अब ममता बनर्जी के राज में उससे ज्यादा हिंसा हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के जो तमाम आरोप थे उनका जवाब देने में देर नहीं लगाई। मामला गर्मा रहा है, पश्चिम बंगाल का टेम्परेचर गर्म हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे दो टूक में। आज का शीर्षक शह और मात। जी हां, शह और मात नहीं, बल्कि शाह और मात। क्योंकि शतरंज के खेल में शह होता है, लेकिन राजनीति के खेल में शाह होते हैं। तो शाह और मात, बाजी किसके हाथ? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी और अमित शाह के बयानों को सुनिए और उनके तेवरों को तोलिए। देखिए जरा। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन
और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी। বলেছেন 2/3 পাবো, এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता कर। Bengal is not a political battle for us, it is a civilizational battle for us. We look at it in the same way. To save India, we have to win Bengal. That will not be our 19th or 20th state. To save India from a big demographic challenge. एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तो बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि बंगाल की जो लड़ाई है वो दरअसल भारत बचाने की लड़ाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी जो बदल रही है और घुसपैठियों के कारण बदल रही है। बहरहाल इन सब पे आज चर्चा करेंगे। क्या बंगाल बचाने की लड़ाई जो है, बंगाल की लड़ाई जो है भारत बचाने की लड़ाई है? क्या डेमोग्राफी बदल रही है? क्या घुसपैठी आ रहे हैं? क्या घुसपैठियों को ममता बनर्जी संरक्षण दे रही हैं? क्या डेमोग्राफी बदलने के कारण पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा बन गया है? इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान स्टूडियो में जुड़ेंगे, डिबेट में जुड़ेंगे। आइए परिचय करवा देता हूँ। फिलहाल मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ सोफिया खान जी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सोफिया खान जी। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में रोहित सिंह जुड़े हैं। रोहित सिंह जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मेरे साथ प्रवास कुमार मिश्र, पूर्व एडीजी बीएसएफ के, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करता हूं चारू जी और सोफिया खान जी से। सोफिया खान जी, सवाल जो है, जो आरोप लगे हैं वो सीधा सीधा ये लगे हैं कि बंगाल जो है वो लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत बचाने की लड़ाई है, क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है पश्चिम बंगाल की और घुसपैठियों के कारण बदल रही है और ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बोलिए, आपके 1.5 मिनट। सबसे पहले तो ये सवाल जो है वो अमित शाह से होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल चूंकि ये राज्य हमारा है, सबसे पहले मैं जनता को ये बता दूं कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं वो केवल पश्चिम बंगाल से नहीं जुड़ते, बल्कि मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा यहाँ से भी जुड़ते हैं। और देश में अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो हर एक बॉर्डर की सुरक्षा जो है वो मुझे लगता है ये गृह मंत्रालय का काम था। लेकिन बहरहाल अगर उनका ये कहना है कि घुसपैठिए आए हैं तो एसआईआर की प्रतिक्रिया ऑलरेडी चल रही है, देख लेंगे कितने घुसपैठिए पकड़े गए।
और दूसरी बात है फेंसिंग, अभी मैं अमित शाह के स्पीच को सुन भी रही थी, वो कह रहे थे फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी कोई जगह नहीं दे रही हैं और रोका गया है। तो मैं बता दूं दर्शक को कि अंदल और पेट्रापोल ये सारी जगह में फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी ने जगह दे दिया, बाकी थोड़े से जगह के लिए वो क्यों मना करेंगी। और जहां तक डेमोग्राफी की बात है, हमें पता है कि नदी है, पहाड़ है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर फेंसिंग करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी। और जहां तक घुसपैठिए की बात है, देखिए ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि अगर घुसपैठिए आए हैं तो पहलगाम के लोग कहां से आए, पहलगाम में जो आतंकवादी थे कहां से आए, दिल्ली में विस्फोट हुआ कहां से आए, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ कहां से आए। तो सवाल तो बहुत से उठते हैं। इनकी सरकार बहुमत से 2014 से है, तो क्यों नहीं घुसपैठियों को रोक लिया, क्यों नहीं इस देश में इस तरीके के सिर्फ देखिए सीए एनआरसी कर दूंगा, सीए एनआरसी कर दूंगा, भाई करके खत्म करते। जितना भी विपक्ष ओके। जो है वो चिल्लाती रहती है, रोकती रहती, लेकिन अगर इनको करना होता तो कर लेते। ओके। लेकिन चूंकि ये तो औजार है, ये तो इलेक्शन का, ये तो वोटों का औजार है ना। ओके, ये तो ओके, हम तभी ओके। इस्तेमाल ओके सोफिया जी, हुकुम के आपके को तभी इस्तेमाल ओके, करेंगे ओके जब सोफिया जी, इलेक्शन होगा। अब सोफिया चूंकि जी, बंगाल बिहार में इलेक्शन था तो बिहार सोफिया में जी, एसआईआर सोफिया जी, किया। सोफिया जी, बस आप सोफिया जी 1.5 मिनट पूरे हो, मैं और मौका दूंगा आपको। आपने एक बात अच्छी कही कि भाई विपक्ष कितना भी चिल्लाता रहे, रोता रहे, सीए एनआरसी करना है कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मुझे भी लगता है कि विपक्ष के रोने चिल्लाने से क्या होता है, सरकार का इतना वो होना चाहिए कि वो विपक्ष रोता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष रोए गाए वो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन जब सरकार काम करे तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में विपक्ष की सुनी नहीं जा रही। भारत के बाहर जाके विपक्ष को ये नहीं कहना चाहिए कि विपक्ष को जो है विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जाती। फिर सरकार करेगी तो रोइए गाइए, अपने देश में रोइए गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ओवरऑल विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। बहरहाल, लेकिन आपने कहा तो चारू प्रज्ञा जी से मेरा सवाल सीधा है। चारू प्रज्ञा जी, ये बात ठीक है, हर चुनाव, पिछले दिनों जितने चुनाव आ रहे हैं, हर चुनाव में घुसपैठिए घुसपैठिए मुद्दा बन रहा है। लेकिन बार बार पूछा जाता है भाई घुसपैठिए अगर है मुद्दा तो भाई सरकार तो आपकी है, बीजेपी की सरकार है, आप लोग क्यों नहीं घुसपैठियों को निकालते हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, क्यों आप विपक्ष के ही सर पे सारे आरोप थोपते हैं? बोलिए। एक मिनट, आप म्यूट पर हैं शायद, या जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी बोलिए। फिर से शुरुआत जी करती फिर हूँ। से शुरुआत करते हैं जी। देखिए, जब घुसपैठियों की बात होती है, घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है देश में आने से? बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काम का दायरा जब 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया, आपको पता है देश के केवल एक राज्य को समस्या हुई, केवल एक राज्य, वो राज्य था पश्चिम बंगाल। 2021 में ममता बनर्जी ने बकायदा चिट्ठी लिखी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और कहा कि आपके इस निर्णय से हमारे पुलिस की पावर कम हो जाती है, आपके इस निर्णय से हमको समस्या है और हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। देश में बहुत सारे राज्य हैं, इस तरफ पंजाब राजस्थान की तरफ भी बॉर्डर है, ऊपर कश्मीर की तरफ लद्दाख की तरफ भी बॉर्डर है, यहाँ पे पूरे केवल बंगाल की तरफ नहीं आसाम की तरफ भी बॉर्डर है। एक ही मुख्यमंत्री को समस्या हुई, वो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। ममता बनर्जी की पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो केवल घुसपैठियों का साथ नहीं देते, घुसपैठियों को देश में आने के बाद लीगल आइडेंटिफिकेशन सप्लाई करने तक का काम करवाते हैं। नाम के साथ आपको मैं नाम बताती हूँ इन नेताओं के। खोकन दास, इनकी वीडियो है ये कहते हुए कि अगर बांग्लादेश से कोई अपना आता है आप उसकी आई कार्ड्स बनवा दीजिए। रत्न बिस्वास, इनके बयान है चुनाव के पहले चुनाव के बाद ये कहते हुए हमारे सपोर्टर हैं, हमारे लोग हैं, अगर हिंदू हैं और टीएमसी के लोग नहीं है तो मदद मत करिएगा, लेकिन टीएमसी सपोर्टर है तो कार्ड बनवा दीजिएगा। जाकिर हुसैन के लिए तो फेमस है उस एरिया में, ये कहा जाता है आपको आई कार्ड की जरूरत है, जाकिर के पास चले जाइए। जल्दी जल्दी मैं आपको दो बातें और बताती हूँ। बॉर्डर के लिए बनाने के लिए, फेंसिंग के लिए जमीन की जरूरत होती है अशोक जी। ये जमीन खत्म हो गया अशोक जी, बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं दी। 7 चिट्ठियां लिखी गई हैं इस जमीन के लिए, 7 चिट्ठियां। इन 7 चिट्ठियों के बावजूद 75 किलोमीटर की ही जमीन दी गई है, केवल 75 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए। पर फेंसिंग तो हमको करीब 570 किलोमीटर करनी है,
570 के लिए केवल 75 का इंतजाम करा गया है। ओके। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया है। आप मुझे ओके। और समय दें तो मैं इस डिटेल में मैं आता हूं, समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा, सारे फैक्ट्स आपको रखने का समय दूंगा, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से शुरू में 1.5 मिनट आप दोनों को दिए मैंने। सोफिया खान जी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि घुसपैठिए कब आए, कौन निकाले, किसकी जिम्मेदारी है, सब बात बड़ी क्लियर है। घुसपैठिए भारत में बहुत समय से आ रहे हैं, बार बार इस पर चर्चा होती है, तब से आ रहे हैं, आज के 80 के दशक से घुसपैठी आ रहे हैं। अब निकालना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, ये सारी चीजें हैं जो इससे फैक्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि घुसपैठियों से मतलब मोहब्बत क्यों होती है? घुसपैठियों से टीएमसी के नो, या टीएमसी के, तो मैं बंगाल के संदर्भ में बात कर रहा हूं, अगर मैं झारखंड जाऊंगा तो कांग्रेस के नेताओं के बयान निकालूंगा कि वहां पर सवाल यह कि घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों जताई जाती है। देखिए ना, अभी कुछ इन्होंने उदाहरण दिए। सौगत राय का क्या बयान है? सौगत राय जो है टीएमसी के सांसद हैं, वो कहते हैं बांग्लादेश भी ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं, बांग्लादेशी भी। मतलब अब सोचिए कि एक टीएमसी का सांसद कह रहा है कि ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी भरोसा, तो ये सवाल ये कोई और नहीं कह रहा, ये सौगत राय कह रहे हैं। ठीक है, एंश्योर ओनली दोज बांग्लादेशी हु सपोर्टेड टीएमसी फाइंड प्लेस इन वोटर लिस्ट। बंगाल एमएलए टू वर्कर्स, आपके टीएमसी के वर्कर कहते हैं, जो एमएलए वो कहते हैं कि ये एश्योर कीजिए कि जो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, उसका हमारे अपने जो हैं, यानी हमारे वोटर जो हैं, उनका वोट बनना चाहिए, एश्योर कीजिए, ये भी टीएमसी के नेता कहते हैं। फिर जो है कृष्णदास टीएमसी नेता, वो कहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भाई जैसे हैं। तो मैं कहता हूं निकालने के लिए सब एकमत हों, ये अच्छा होगा। इसके बजाय जब घुसपैठियों से मोहब्बत दिखाई जाती है तो एक पार्टी की, एक नेता की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। बोलिए। देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो ममता बनर्जी की बातों को ही हम लोग सीरियसली लेते हैं, और ममता बनर्जी ने कहीं भी नहीं कहा है कि घुसपैठियों को ना निकाले। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि एक भी एसआईआर की जब प्रतिक्रिया चल रही थी तो उन्होंने बस यही कहा था कि एक भी बांग्ला भाषी का नाम नहीं कटना चाहिए, वरना हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या मुसलमान मिल जाए तो आप उसको मत पकड़िए। बताइए ना, बिहार में कितने रोहिंग्या और कितने घुसपैठिए मिले, बंगाल में भी देख लिया जाएगा कि कितने रोहिंग्या और कितने घुसपैठिए मिले। और कभी भी देखिए, कोई भी एक सक्षम, एक कोई भी देश का नागरिक जो होगा सही मानों में, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप, बहुत सुनने में बहुत प्रिय लगता है कि घुसपैठिए निकाल दो, देश में बिल्कुल अमन शांति रहे, ये तो सुनने सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वाकई में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये सारी चीजें जो है, एट द फर्स्ट प्लेस मुझे लगता है कि 2014 के बाद इन लोगों को धीरे धीरे ये सारे ऊपर काम करना चाहिए था। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि इलेक्शन के ही टाइम क्यों इन लोगों को ये सारी बातें, ये मुद्दा बनाकर इन लोगों ने रखा हुआ है कि इलेक्शन के टाइम में अगर घुसपैठियों को निकालना था तो ये कई सालों से निकाल सकते थे। ये 2 महीना 4 महीना पहले, इलेक्शन के पहले आप इसको एक बॉम्ब बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो संदेह तो होती है ना। ठीक है, लोगों को, जनता को तो संदेह होगा ही कि भाई अभी क्यों जिस बांग्ला भाषी लोगों को मारा जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर बंगाली स्पीकिंग, पूरे देश में देखा गया है। उस बंगाल, जिस बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर को इंसल्ट किया जाता है, विवेकानंदा को इंसल्ट किया जाता है, वो बांग्ला भाषी के बारे में क्या बात करेंगे? ये लोग तो ग्राउंड लेवल में बंगाल के नहीं है ना। ये दिल्ली से उड़ कर आएंगे और बंगाल की समस्या समझ जाएंगे। चारुप्रज्ञा रिस्पॉन्ड करें जी। जो ये 7 चिट्ठियां लिखी गई हैं ना मैडम, ये 7 चिट्ठियां चुनाव के पहले नहीं लिखी गई हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखी गई है, क्योंकि ये निर्णय ही 2021 का है। 2021 में पिछली बार चुनाव हुआ था बंगाल में, उसके बाद बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया। पिछले 5 साल सोफिया जी ऐसे नहीं, देखिए बहुत गंभीर, सुनिए ऐसे नहीं, बहुत गंभीर, एक मिनट सोफिया जी ऐसे नहीं प्लीज। आपको मैंने पूरा बोलने दिया, आपके समय में जब चारू जी रिस्पॉन्ड करना चाहती थी मैंने उनको रोका। गंभीर मसला है, इस मसले पर प्लीज ऐसे चिल्ला चिल्ली ना करें। चारू जी अपनी बात रखिए। जी, मैं फिर से उनको याद दिलाती हूँ, 2021 से लेकर आज तक अगर 7 चिट्ठियां देश के गृह मंत्री आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, उसके बावजूद आपकी मुख्यमंत्री लैंड पॉलिसी को मुश्किल बनाकर जमीन एलोकेट होने नहीं दे रही है, ये प्रॉब्लम आपकी है।
आंख खोलिए और पहचान कीजिए। और ये बयान मैं केवल अशोक जी के शो पर दो टूक पर नहीं दे रही हूँ, यही एग्जैक्ट बयान हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार मुश्किल कर रही है, फेंसिंग के लिए जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। 570 किलोमीटर अनफेंस्ड एरिया बंगाल में आज भी बाकी है और उसको बचाने का काम आप करते हैं। इसीलिए मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के जवानों के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, पेट्रोल बम तक फेंके गए। बीएसएफ के डीजी का बयान है आपके खिलाफ, ना आपको दिखाई देता ना आपको सुनाई देता, और आप देश को तबाह करने चले क्योंकि आपको ही तुष्टीकरण के 4 वोट चाहिए। ओके देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं फिर बाकी मेहमानों के पास भी आऊँ। देखिए एक समस्या, अशोक जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक मिनट रुकिए, 30 सेकंड में मैं आंसर देना चाहूंगी। देकर तथ्य दे रही हूँ मैं आपको, मैं अपने मन से एक भी ओके। अशोक जी 30 सेकंड का समय हाँ मैं दीजिएगा। दे रहा हूँ, रुकिए दे रहा हूँ, बोलिए 30 सेकंड चारू जी बोलिए। के कहने का मतलब है 400 पार बोलने वाली, दावा करने वाली सरकार इतनी असहाय है जो रातों रात नोटबंदी कर सकती है। नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, एक मिनट, ये मेरे बहस का एक मिनट, दोनों की आवाज बंद कीजिए प्लीज। आवाज देखिए, एक मिनट सोफिया जी आप जवाब दीजिए, लेकिन मुझे लगता है फैक्ट का जवाब, एक मिनट चारू जी रुकिए। सोफिया जी आप जवाब देना चाहेंगे, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन जवाब का जवाब वक्त से होना, जो है जवाब का जवाब फैक्ट से होना चाहिए। ये नहीं कि 400 पार वाली इतनी सरकार असहाय है। देखिए सरकार असहाय है क्या नहीं है, उस पर मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा, और मैं जा सकता हूं उसमें, मैं बार बार आपसे पूछ सकता हूं। आपने कहा ममता बनर्जी का बयान नहीं है, तो मुझे ये बता दीजिए, ममता बनर्जी ने ये बयान देने वाले किस नेता के खिलाफ क्या एक्शन लिया? जो नेता खुलकर बांग्लादेशी सपोर्टर्स, बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनाने के लिए बात कर रहे हैं। आप मुझे एक मिनट चारू जी, आप मुझे एक उदाहरण दिखा दीजिए। ममता बनर्जी का सवाल ये नहीं कि ममता बनर्जी नहीं कहती, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों कहेंगी? लेकिन अगर उनके नीचे नेता कह रहे हैं, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए, अगर नीचे से तमाम नेता कह रहे हैं तो फिर सवाल उठता है ना कि उन नेताओं के खिलाफ अगर ममता बनर्जी घुसपैठियों के पक्ष में नहीं है तो वो एक्शन ले। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए ममता बनर्जी सब कुछ कहती नहीं है, जो कहती है वो इशारों से कहती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं किस तरह से ममता बनर्जी ने आज क्या, पिछले चुनाव में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था खेला होगे, और जो खेला होवे वो आपने देखा खेला क्या हुआ चुनाव में, चुनाव के बाद। आज उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने कहा फटाफटी खेला होवे, मतलब फटाफटी खेला, मतलब जैसे 2020 मैच होता है, फटाफट का खेला होगा। और ममता दीदी के बयान देने के बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की गाड़ी पर हमला, तोड़फोड़। यह आज की घटना दिखा रहा हूं मैं, यह फटाफटी खेला है। तो ममता बनर्जी नहीं कहती, लेकिन वो, मैं तो कहता हूं कि बहुत बड़ी कम्युनिकेटर है, अपने कार्यकर्ताओं से वो किस तरह से बिना कुछ कहे संवाद कर लेती है, इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा फटाफटी खेला होगा, और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की गाड़ी पर हमला हुआ, और सिर्फ गाड़ी पर हमला नहीं हुआ। दूसरी खबर देखिए, एक पत्रकार, इसका नाम क्या, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में पत्रकार अभिषेक शांडिल्य के साथ मारा पीटी, उसका कैमरा तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो मुर्शिदाबाद में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। अब ग्राउंड रिपोर्ट इस समय क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि नेता, जरूरी नहीं कि नेता सब कुछ कहते हैं, बिना कहे भी नेता कहते हैं, वो जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी। मैं आता हूं 1 मिनट, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सैयद जवाद, देखिए बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो डेटा हमारे साथ है, इस बीच मेरे साथ पीके मिश्रा, प्रभास कुमार मिश्र, पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के, वो भी जुड़ चुके हैं। उनके पास भी मैं आऊँगा, क्योंकि बार बार ये होता है कि बीएसएफ क्या कर रहा है, तो वो ज़रूर बताएंगे। और बॉर्डर पर फेंसिंग वाली बात पर भी मुझे लगता है वो शायद अपनी बात रखेंगे, टेक्निकल बात रखेंगे, फैक्चुअल बात रखेंगे, पॉलिटिकल वो डिबेट में नहीं है। लेकिन ये बंगाल का जो पूरा का पूरा जो डेमोग्राफी है वो तो बदल रही है, ये तो चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल में 30% यानी करीब 1/3 आबादी मुसलमानों की है। सवाल यह है कि मुसलमानों की आबादी से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर डाउट ये होता है कि घुसपैठी हैं क्या। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में हैं। 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, सोचिए, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50%। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40%। ये वहां का डेटा है। और ये देखिए, हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वहां पे,
जो बाबर के वंशज एक हैं, हुमायूं कबीर, पहले टीएमसी में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्रगुजार बंगाल में 37 और मुर्शिदाबाद में 72% मुसलमान हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। तो ये डेमोग्राफी जो बदल रही है या बदली जा रही है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया पूरे जतन से नहीं होनी चाहिए? बोलिए। अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। तो है ना कि झूठ पर उसके भरोसा कर लिया, झूठ पर उसके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया। आज मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी को सुना और गृह मंत्री जी थोड़ा जो है वो परेशान भी मुझे लगा, कई जगह पे है, मुस्कुरा भी रहे हैं, बात भी रख रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी जो है पश्चिम बंगाल की जनता से कर रहे हैं। अब वादे तो साहब इन्होंने देश की जनता से भी करे थे और दिल्ली के अंदर अभी जब इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने वादे करे थे। दिल्ली चुनाव के अंदर भी घुसपैठिए आ रहे थे, बिहार चुनाव के अंदर भी आ रहे थे, मध्य प्रदेश मैंने बताया, फिर महाराष्ट्र, सब जगह घुसपैठिए आते हैं और इनका एजेंडा लेकर के आते हैं। साहब वादा तो 27 साल का वनवास टूटा था और भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। वादे तो इन्होंने 25-25 रुपए महिलाओं के खाते में डालने के लिए करे तो वोटा तो आज तक नहीं दिए। प्रदूषण मुक्त दिल्ली करने को कहा था। आप पता नहीं आपके फेफड़े हमारे फेफड़े कब तक सुरक्षित रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, या देश के फेफड़े कब तक रहेंगे वो नहीं पता हमको। यमुना साफ करने का वादा करा था, वो आज कितनी साफ हुई वो हमने देख लिया। हर दीपावली में ये कहा गया था और हर दीपावली और होली में ये कहा गया था एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और 500 रुपए में जो है वो आपको सिलेंडर यहाँ मिलेगा। बिजली 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी फ्री। इनमें से बताइए चलिए दिल्ली की जनता को कितने मुफ्त वादे करें तो कितने नहीं करी क्या? सैयद जवाद, तो मतलब सैयद जवाद एक मिनट, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने बताया नहीं था बंगाल पे डिबेट है? आ रहा हूँ, अभी वही बताया था आपको कि नहीं बताया था? तो अगर बताया था आपको चुनावी, एक मिनट सुनिए तो सही ना भाई, आपको मैंने सुनिए ना, मैंने आपको रोका ही नहीं, मैंने आपको 1.5-2 मिनट तक कंटिन्यू बोलने दिया। आप चुनावी वादों की वो जो चीज जो आप हर चुनाव में आते हैं वो उठाकर आ गए। यहां पर आना था तो ममता बनर्जी के वादों पर बोलते कि ममता बनर्जी ने कितने वादे किए, कितने पूरे कर दिए। आप यही बताते हैं उन्होंने कितने चुनावी वादे पूरे कर दिए। तो मुझे लगता है आप बंगाल पे कुछ तैयारी करके आए हैं। अगर आप पिछली वाली, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई, अगर आप पिछले वाले डिबेट से सीधा उठकर आ गए कि वहां पर आपका एक ओवरऑल बीजेपी बैशिंग का एक आपका पैराग्राफ तैयार था, वही बोलना था, तो वो आपका हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। अगर बंगाल पे आपकी तैयारी है तो बोलिए। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इसी तरीके से बंगाल की जनता को ठगने के लिए आ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, बंगाल के अंदर भी झूठे वादे करे जा रहे हैं। अच्छा चलिए घुसपैठियों की बात होती है, आप बताइए अभी तक कितने घुसपैठिए निकाले, लिस्ट दे दीजिए। एसआईआर आपने जब करी थी, जो आप लेकर के आए थे, तो आप बता दीजिए उस एसआईआर के अंदर कितने घुसपैठिए आपको बिहार के अंदर मिले। ये तो ढूंढ रहे थे ना, अब तो एफआईआर मुकम्मल हो गई है। तो ये भी एक आंकड़ा रख देना चाहिए। एक आंकड़ा ये भी रख दीजिए कि इस पूरे एफआईआर की प्रक्रिया ने चुनाव आयोग तो अब तो भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करने लगा है। पूछ लें उनसे कि कितने घुसपैठिए मिल रहे हैं आजकल। और घुसपैठियों की बात करूं, आसाम के अंदर इन्होंने जब एनआरसी करी थी, बाकायदा डेटा आया था, तो कितने लाख घुसपैठिए मिले थे और कौन घुसपैठिए थे, वो कहां चला गया आज तक डेटा? वो डेटा नहीं दिख रहा, वो बताएं आप वो भी नहीं बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं झूठ बोलते हैं देश की जनता से भी और बंगाल की जनता से भी। सुनिए 4 मिनट हो गए, अब आप रुकिए जरा, सुनिए जरा। मुझे एक तो मैं आपने जो सवाल उठाया उन सवालों का जवाब मैं अभी रोहित जी के पास जाता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बार बार कहनी पड़ती है। और जैसे आप लोग जो है ना, दिक्कत है क्या है कि आप लोग जो है एक पैराग्राफ लिख कर आते हो, हर डिबेट में वही पैराग्राफ चिपकाते हो। मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है, मुझे भी वही बातें रिपीट करनी पड़ती हैं जो मैं बिहार चुनाव शुरू होने के बाद से हर डिबेट में विपक्ष के नेताओं को मुझे समझाना पड़ता है कि एसआईआर जो है वो घुसपैठिए निकालने की प्रक्रिया नहीं है। मुझे बार बार समझाना पड़ता है एसआईआर सिर्फ वैलिड वोटों को रखने की। और आप सवाल पूछते हैं ना, आपका सवाल जो है ना सैयद जवाद, सवाल बदल लीजिए, क्योंकि सवाल सही क्या होना चाहिए। बिहार के अंदर 69 लाख वोट कटे, 69 लाख। आपको बीजेपी से यह सवाल करना चाहिए, सरकार से यह सवाल करना चाहिए कि ये जो 69 लाख वोट कटे, जो वैलिड कटे, क्योंकि एक भी वोट आया नहीं उसके बाद काउंटर करने के लिए कि मेरा गलत वोट काटा,
तो इन 69 लाख में कितने घुसपैठिए हैं ये आप आइडेंटिफाई कब करेंगे? ये सवाल आप अब मुझे दुख हो रहा है कि मुझे विपक्ष के नेताओं को जो है पर्ची लिखकर सवाल बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं करते। तो ये सवाल पूछिए, ये सवाल मैं भी पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा कि 69 लाख जो वैलिड वोट कटे, जो भारत के नागरिक नहीं थे या जिनके मृत्यु हो गई थी, ये नहीं कह रहा 69 लाख सारे भारत के नागरिक नहीं थे, उनमें वो लोग थे जो भारत के नागरिक थे जिनकी मृत्यु हो गई, वो लोग थे जिनके 2 जगह, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ वोट भी थे। उन गड़बड़ वोटों में घुसपैठियों की पहचान कब होगी, ये सवाल पूछना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कितने निकले, एक भी नहीं निकला, ये कहना, ये सवाल गलत है। पर रोहित सिंह बताइए भाई, ये तो अब सरकार को डेटा देना चाहिए ना, भाई वो 69 लाख आपने वोट काटे, है ना, इसमें कुछ तो घुसपैठिए थे। अभी हमने सीमांचल में ही बिहार में देखा, इतनी बड़ी तादाद में जो है वोटर संख्या जो है बदल गई, तो फिर वो कुछ तो सरकार वो कब बताएगी? देखिए, सरकार बताएगी तो बताएगी ही, भारतीय चुनाव आयोग ना बताएगा। अब देखिए इनकी हंसी, ये अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग न बतावेगा कि SIR में कितने लोगों का नाम जुड़ा और कितने लोगों का कटा। भारतीय चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है भारत की, वो भारत सरकार की संस्था नहीं है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट को सेना डिक्टेट करती हो। आप अशोक जी इस देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। भारतीय चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्थान है और भारतीय रोहित सिंह एक मिनट, सैयद जवाद, ये ना हंसी ठट्टा अच्छी बात नहीं है, गंभीर विषय। नहीं, तैयारी नहीं है, सवाल पूछा आपने। सुनिए सैयद जवाद प्लीज, सैयद जवाद प्लीज, पहले आवाज बंद करिए। सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद, फिर बहस पर्सनल हो जाएगी। मैं आज नहीं चाहता कि बहस पर्सनल हो, आप लोग अपने विषय रखिए। अगर आप बोलने लगे, मैं हंसी लगा लेने, कोई और हंसी ठट्टा करने लगे, तो वो चीज गलत होगी। अभी मत करिए, मुझे मालूम है घुसपैठियों से नहीं बंद रखिए, एक मिनट आवाज बंद रखिए प्लीज। आपको किसी को हो सकता है कि किसी को ये सवाल जो है, भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, भारत में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, कोई इस पर हंस सकता है क्योंकि इससे मजा ले सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है उस पर भी कोई हंस सकता है, उसका भी कोई मजा ले सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये गंभीर चीजें हैं और इस पर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसको सुन लीजिए, उसको फैक्ट से काटिए, मैं आपको समय दूंगा। लेकिन है हूं ये मत कीजिए, इससे बहस का स्तर गिरता है। वो कोई पर्सनल कमेंट आप पर कर देंगे तो मुझे जो है चिल्ला चिल्ली में समय वेस्ट हो जाएगा। रोहित सिंह अपनी बात रखिए। अब मैं पूरा समय लूंगा क्योंकि मेरे समय में आपने भी समय ले लिया है। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है जो सारी चीजों की जानकारी देश की जनता को समयानुसार देती है। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा देश नहीं है जहां सेना या कट्टरपंथियों के द्वारा उन देशों के सुप्रीम कोर्ट को या चुनाव कमीशन को कंट्रोल किया जाता हो। ये भारत है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है जहां पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी, आपकी और हम सबों की रक्षा करता है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी की पूरी सेना, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार भारतीय चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, उससे यह प्रमाणित हो चुका है कि ममता बनर्जी जी के पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और उससे बिलबिलाई हुई ममता बनर्जी अलोकतांत्रिक बातों का चर्चा पूरे देश में और बंगाल में कराना चाहती हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बंगाल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब चीज़ों को स्पष्ट किया और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने हिटलर, मुसोलिनी और नेपोलियन को फेल करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के संदर्भ में बहुत ही हल्की और ओछी बातों का चर्चा किया है, देश माफ नहीं करेगा। देश प्रधानमंत्री जी को राम के रूप में पूज रहा है और गृह मंत्री जी को लक्ष्मण के रूप में पूज रहा है। ममता बनर्जी की भाषा, नहीं, आपको और 10-20 सेकंड दूंगा। ममता बनर्जी की भाषा आपत्तिजनक है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर सवाल मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि क्या घुसपैठियों पर जो बार बार लग रहा है कि हर चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है, तो क्या बीजेपी को बताना नहीं चाहिए उसका रोड मैप क्या है घुसपैठियों को निकालने के? घुसपैठ को लेकर के लगातार भारत सरकार काम कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी जी अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHP+ से ही आएगा।
लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टिंटोस मसाला। मसाले सच सच MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, 0 एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं शाह और मात बाजी किसके हाथ। बंगाल की बात हो रही है। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं और गलती से कई बार ऐसा होता है घुसपैठिए भी जैसे घुसपैठ कर जाते हैं, उसी तरह से ब्रेक भी मेरे प्रोग्राम में अचानक से घुसपैठ कर गया और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जल्दी से रोहित सिंह अपनी बात 30 सेकंड में, फिर उसके बाद आगे बढ़ो जी। देखिए, घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील हैं और जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार घुसपैठियों को रोकने का अद्भुत प्रयास हो रहा है। चाहे असम की सीमा पर, बंगाल की सीमा पर ममता बानो के नेतृत्व में लगातार निष्फलता करने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार तो बिल्कुल ठीक है ही। BSF के जो ADG साहब रिटायर्ड आज हम लोगों के डिबेट में हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि तकनीकी बातों का भी विश्लेषण वो जरूर करेंगे। लगातार देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आधा दर्जन बार से ज्यादा पत्र लिखकर बंगाल के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद व्यक्त किया कि बंगाल की सरकार सहयोग करेगी, लेकिन बंगाल सरकार धार्मिक तुष्टीकरण के लिए और धर्म विशेष का प्रवासी वोट जो बांग्लादेश से भारत में आया है उसको अपने पक्ष में करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। बंगाल की जनता जाग चुकी है, ममता बनर्जी को इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। चलिए मैं प्रवास कुमार मिश्र जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि बात जब 1 मिनट आ रहा हूं, रुकिए सैयद जवाद और रुकिए जरा, जब PK मिश्र मेरे साथ है, रुकिए सैयद जवाद। PK मिश्र जी, ये जो घुसपैठ का पूरा मामला है, बार बार ये बात आती है भाई सरकार ये आ कैसे जाते हैं, BSF की कमजोरी है, BSF की कमजोरी के कारण आ जाते हैं। आज एक बात उन्होंने कही, गृह मंत्री ने कहा कि भाई वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन जो है फेंसिंग के लिए नहीं दे रही। मैं चाहता हूं टेक्निकल आधार पर मैं चाहता हूं इस बात को समझना कि इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको। अशोक जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, हमको ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ असम और बंगाल में था और असम
का जो है बॉर्डर किसी भी तरीके से अभी ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि असम गवर्नमेंट कंप्लीट फेंसिंग के लिए मदद किए, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रहा है और अभी चल भी रहा है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसी फेंसिंग के लिए जमीन हमको लेना पड़ता है। आपसे जो बात कर रहे वो जम्मू बॉर्डर में जो फेंसिंग किए थे ऑपरेशन पराक्रम में, वो मैंने ही खुद ही करवाया था। तो और मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं सिर्फ बीएसएफ में नहीं, मैं वेस्ट बंगाल पुलिस में भी नौकरी कर चुका हूँ। आई वाज एसपी नदिया। मेरे को बंगाल के बारे में बहुत पता है। बंगाल बॉर्डर में मैंने 8 साल कार्यरत था और बंगाल पुलिस में भी मैं था, इसलिए मैं सही बताना चाहता हूं कि बताइए, जब हमारा बॉर्डर खाली रहता है, अभी भी जो है आउट ऑफ 456 किलोमीटर से 112 किलोमीटर जो है वो हमारा जो है रिवरलाइन बॉर्डर है। ठीक है, वो रिवरलाइन बॉर्डर को हम जरूर उसको कंट्रोल करेंगे, उसमें जो है ड्रोन से और सैटेलाइट से हम कवर करेंगे, और कवर कर भी रहे हैं हमने एनबीडी के तरीके से और दूसरे तरीके से हम कवर कर रहे हैं। लेकिन जो अनफेस्ड एरिया है हमारा तकरीबन 378 किलोमीटर अभी बैलेंस है, हमको उसके लिए जमीन चाहिए। ये सिर्फ बीएसएफ नहीं, होम मिनिस्ट्री नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काफी बार ये लिखा गया है, लेकिन हमें ये पता है पॉलिटिकल इशू है। मैं उसमें ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में हमारा कोई लेना देना नहीं है। we are for the state, we are for the people, we are for the security of the nation. This goes against national security. अनफेंस्ड बॉर्डर जो है उसको आप किसी भी तरीके से गार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कभी ना कभी डेफिनेटली घुसपैठियां आ सकते हैं। 1971, 1975 में जब आ रहे थे, वो मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा था, वो अलग चीज था। लेकिन अभी जो आ रहा है, अब उसके साथ साथ तो बांग्लादेश का स्थिति देखिए, उसमें हमारे पास जमाते उल मुजाहिद और बांग्लादेश ये काफी प्रवेश कर रहे हैं वहां पर वेस्ट बंगाल में, और ये हमें बहुत प्रॉब्लम देंगे। जिस तरीके से भी गवर्नमेंट बांग्लादेश में हो रहा है, वो जमाते का बने या बीएनपी का बने, वो जो भी बनेगा वो एंटी इंडिया बनेगा। लेकिन मेरे को ये बताना चाहिए कि रोहिंग्या है या घुसपैठिया है, डेफिनेटली उसको हम कवर कर रहे हैं, बट जो अनफेंस्ड एरिया है उसमें डेफिनेटली उसमें प्रवेश कर सकते हैं। दैट इज एवरी पॉसिबिलिटी। हम उसको 90% रोक सकते हैं, 10% हम कभी नहीं रोक सकते। और दूसरा है, अगर चाहे ये घुसपैठिए और ये जो है रोहिंग्या जो है, इजीली स्टेट उसको कंट्रोल कर सकता है, उनको निकाल सकता है। हम काफी बार गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को लिखे हैं कि जो कैटल मार्केट्स है बॉर्डर में, प्लीज लिफ्ट दिस कैटल मार्केट्स अवे फ्रॉम बॉर्डर, उसको अंदर ले लीजिए। लेकिन कोई भी कैटल मार्केट बॉर्डर से बाहर को नहीं ले रहे, जिसके वजह से कैटल जो है बॉर्डर के पास चले जाते हैं और फेंस को क्रॉस करके जो कैटल जो है वेपन के साथ वो चले जाते हैं बांग्लादेश को। ये कैटल मार्केट कभी नहीं, ओनली कैटल का मैं बात नहीं कर सकता हूँ, कैटल के साथ जो है उसी के साथ साथ वेपन्स और ड्रग्स का भी स्मगलिंग आदान प्रदान होता रहता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग व्हिच गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मस्ट ट्राई टू हेल्प, नॉट बंगाल पीपल बट द नेशन, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। ये सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है, इसीलिए सोफिया खान एक मिनट से जवाब आ रहा हूँ, सोफिया खान से बात कर लूँ, क्योंकि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। आप अगर बंगाल की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। जो बात प्रवास कुमार मिश्र ने कही है, मैं उस पर जवाब चाहता हूँ। देखिए, ये एक कारण नहीं होता घुसपैठिए आते हैं, एक कारण नहीं होता घुसपैठिए जाते हैं, कई मल्टीपल कारण होते हैं। जैसा अभी पीके मिश्र जी ने बताया कि एक बड़ा एरिया है जहाँ पर जो है 112 किलोमीटर जहाँ पर नदी नाले हैं, जहाँ पर वो सब है, तो ठीक है, आप उसको फेंस नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ फेंसिंग हो सकती है वो ज़मीन, और वो आज बताया, उसको फैक्चुअली उस पर जवाब देना चाहिए ना। 6 साल में 7 चिट्ठियाँ, होम सेक्रेटरी 3 बार जो है पश्चिम बंगाल गए, 3 बार उन्होंने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से बात की, लेकिन लैंड नहीं मिल रहा। ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इस पर इसका क्या बचाव हो सकता है, सोफिया जी? देखिए अशोक जी, आपने पहले ही कहा कि एसआईआर में ये नहीं होता है कि कितने घुसपैठिए आए। एसआईआर इसलिए है ताकि पता चल सके कि कितने लोगों का वोट कटा है। लेकिन ठीक है, जो
एसआईआर में ऐसा भी नहीं है, एसआईआर में बहुत सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन लोग घुसपैठिए थे। मुझे लगता है कि इस प्रतिक्रिया में थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है। और जहां तक मैं पहले भी इस बात पे स्टैंड कर रही हूँ कि ये घुसपैठिए देश से निकाले जाए, ये हर एक भारतीय चाहेगा, मैं भी चाहूंगी, ममता बनर्जी भी चाहती हैं, लेकिन ये सडनली 2-4 महीने में ही क्यों? ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये पहले से चर्चा होनी चाहिए। सोफिया जी मेरा रिक्वेस्ट है, सोफिया जी मेरा सुनिए ना, सोफिया जी मेरा रिक्वेस्ट है, ममता जी भी चाहती हैं, आप भी चाहती हैं, हम सब चाहते हैं घुसपैठिए चले जाएं, सब चाहते हैं ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। मैंने जो सवाल बड़ा स्पेसिफिक और जो पीके मिश्रा जी ने उठाया, मैं उस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। उस सवाल का क्या जवाब है कि भाई 6 साल में 7 चिट्ठियां होम सेक्रेटरी के दौरे, उसके बावजूद अगर लैंड नहीं मिल रही है बीएसएफ को वहां की फेंसिंग करने के लिए, तो फिर क्या कहेंगे आप? इसका क्या जवाब है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आपने मेरी बातों को काट दिया कि ये सरकार सत्ते पर है, केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो है अचानक से किसी भी चीज को मना कर सकते हैं। उसके लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए वहां। अगर ये सच है, सच्चाई है। सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी प्लीज, लैंड, सोफिया जी प्लीज, जमीन। सबसे पहले सोफिया जी मैं आपसे नहीं, सोफिया जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सोफिया जी रुकिए ना, मैं सोफिया जी रुकिए एक मिनट, सोफिया जी रुकिए, मैं ये सवाल फोनो फ्रेंड ले लेता हूं। मैं फोनो फ्रेंड में मैं सैयद जवाद, क्योंकि आप जो कह रही हैं उसका कोई तर्क नहीं है। ये कोई लैंड, अगर लैंड जो है वो राज्य सरकार के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट जाके उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि वो लैंड दे रहा नहीं दे रहा। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, ये राज्य और केंद्र का विषय है। ये सैयद जवाद आपके पास जवाब है? एक मिनट रुकिएगा, बाकी सब एक मिनट आवाज बंद कीजिए, जिनसे मैं पूछूं उन्हीं की आवाज। सैयद जवाद आपके पास इसका जवाब है? क्योंकि सोफिया जी ने जवाब नहीं दिया, मैं आपसे चाहता हूं, आप उंगली उठा रहे हैं, आपके पास जवाब है। लैंड नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए और क्यों नहीं लैंड मिल रही, बताइए। नहीं, अगर आपकी ममता बनर्जी सरकार नहीं सुन रही है तो आपके 12 इस बार जो है एमपी जीत करके आए, पहले ज्यादा थे, घट गया, 12 आए। इन 12 सांसदों ने कितने सवाल लगाए हैं सदन के अंदर घुसपैठियों को लेकर के और लैंड को लेकर के? पूछिए जरा भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है यार, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मतलब मैं लिटरली माफी चाहता हूँ। सैयद जवाब मैं लिटरली माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। चलिए 5 रुपए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, डिबेट का स्तर इतना मत गिराइए कि उल जलूल बातें आप लोग करें। मैंने शुरू में कहा, सुनिए, मैं एक बात बताऊं, मैं अपने फैक्ट्स में ना, मैं अपने डिबेट में बहुत सारी चीजें लेकर बैठता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आवाज बंद रखिए, मैं अपनी डिबेट में सारे फैक्ट्स लेकर बैठता हूं और मैं अपने मेहमानों से उम्मीद करता हूं कि वो कुछ तैयारी के साथ आएंगे, फैक्टफुल डिबेट करेंगे। रात को 10:30-11 बजे मेरा जो दर्शक मेरा शो देख रहा है, मैं उसको कपिल शर्मा का शो या उसका हंसी मजाक करने के लिए या उसके साथ हल्की बात करने के लिए नहीं बैठा। मेरा जो व्यूअर बैठा उसके समय कीमती है, वो एक अच्छी डिबेट चाहता है। वो अगर ममता दीदी जमीन नहीं दे रही हैं तो वो उसको चाहता है, उसका कोई तर्क के साथ उसका ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, उसका ये नहीं हो सकता 12 एमपी है, 3 एमपी है, उन्होंने क्या सवाल लगाए? उनके सवाल लगाने से जमीन मिल जाएगी क्या? उनके सवाल लगाए, मतलब अजीब इस डिबेट का स्तर मत गिराइए प्लीज। चारू जी बोलिए, चारू जी बोलिए। ये मैं पहले विनती करूंगी कि ये जो पीछे से बोल रही है मैडम वो चुप हो जाएं, क्योंकि मेरे एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि। राष्ट्र सुरक्षा होती है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने से, और मेरे बहुत ही क्लियर और स्पष्ट सवाल हैं। जो ये बातें कहती है कि सेंटर ने कुछ क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्यों नहीं किया, सेंटर का काम है रिक्वायरमेंट देना, प्रदेशों की सरकारों का काम है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार जमीन एलोकेट करके देना। बहुत सारे प्रदेश हैं हमारे देश में जो बॉर्डर प्रदेश हैं, केवल पश्चिम बंगाल में ये समस्या है अशोक जी, और कहीं समस्या नहीं है। और पंजाब में ये समस्या नहीं है, जहां पर बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिखित में दे रखा है कि लैंड पॉलिसी कुछ इस तरीके से बना दी गई है कि 78 किलोमीटर की फेंसिंग करवाने के बाद
इस सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। जो मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखकर ये कहती है कि बीएसएफ का दायरा ना बढ़ाओ, आप उनकी सोच के बारे में सोच सकते हो। 2 बार ये चिट्ठी लिखी गई है, दायरा क्यों ना बढ़ाओ, क्यों ना बढ़ाओ? आपको क्या समस्या है? अगर बीएसएफ पेट्रोलिंग कर सकती है और अपनी देश की रक्षा कर सकती है, आपने करने नहीं दिया। और तो और उस बीएसएफ के जवानों के ऊपर अपने गोली बारूद बरसने दिए, उसके बाद एक्शन नहीं लिया है आपने। और ये मेरे सवाल है, मैं पूछ रही हूँ, जमीन क्यों नहीं दी? बीएसएफ के ऊपर आपके प्रदेश में हमले क्यों होते हैं? ओके, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं। ब्रेक के बाद सैयद जवाद आऊंगा और मैंने 2 सवाल आज आपसे डिबेट पूछे। सैयद जवाद, ये एक्टिंग छोड़िए, ये सीरियस डिबेट है। मैंने 2 सवाल आपसे पूछे थे, दोनों सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं घूमकर पहले सवाल पर फिर आऊंगा। आप शायद भूल गए होंगे कि मैंने पहला सवाल किया क्या था, ठीक है? लेकिन मैं पहले सवाल पे फिर आऊंगा, क्योंकि मुझे वो पहले सवाल का जवाब अगर आप देंगे मेरे दर्शकों को अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने पहले सवाल के जवाब आप भूल गए, क्योंकि आप एक लिखा हुआ राइट अप लेकर आए थे, वो आपने बोल दिया। मैं पहले सवाल पे फिर आऊंगा क्योंकि मुझे उसका जवाब आज चाहिए। इस ब्रेक के बाद आता हूं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। सैयद जवाद, पहला सवाल फिर, क्या पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने के आंकड़े मैंने दिए, शुरू में ही दिए? जब वहां की डेमोग्राफी बदल रही है तो क्या SIR नहीं होना चाहिए? मैं आंकड़े रिपीट नहीं करना चाहता, मैं अपने दर्शकों का समय व्यर्थ नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं आप भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बोलिए। SIR से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, SIR जरूरी भी है, लेकिन जो SIR की जो प्रोसेस है साहब, उससे दिक्कत है। और अशोक भाई, आपने मेरे सवाल पे सर पटक दिया। अगर ममता बनर्जी सरकार ने जमीन नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, इन्होंने कितना सड़क के ऊपर प्रदर्शन करा, ये मैं पूछ रहा था। कितने देश के गृह मंत्री, मतलब आप एक मिनट, नहीं एक मिनट, सुनिए, मैं रहने दीजिए, ठीक है, आपकी इच्छा, मैं रहने देता हूँ। सैयद जवाद चाहते हैं, देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर ये बात रखी थी। आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है वैसे बीजेपी सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करे, आप ये चाहते हैं? बोलिए। सुनिए, देश बड़ा है, संप्रभुता बड़ी है, देश के मुद्दे बड़े हैं। आप ये लैंड नहीं दे रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल आप हैं, सड़क के ऊपर प्रदर्शन कौन करेगा? आपकी मौजूदा सरकार अगर नहीं दे रही है तो आप राष्ट्रपति शासन लगा करके ले सकते। अरे देश से बड़ा मुद्दा क्या होगा? बैठिए, हमारे देश के लिए। ओके, चारू प्रज्ञा भाई, सैयद जवाद कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन वहां लगा देना चाहिए, जगह नहीं दे रहे हैं, तो या तो सड़क पे प्रदर्शन कीजिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। इनकी सोच है अशोक जी, और देश को इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि इनकी सोच आज भी वो इमरजेंसी वाली है। मैं आपको बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा था मणिपुर के अंदर, बीच में मत बोलिए। देशों के अंदर आपने कितने प्रदेशों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा रखा था, बताइए। आप जैसे लोगों की बात, आपके अंदर क्या घोषित इमरजेंसी आप लगाए बैठी हुई है? मणिपुर चलता रहा, तमाशा के तरह एक तमाशा देखते रही। एक मिनट बाहर मत जाइए, विषय से बाहर मत जाइए। 1 मिनट, चारू प्रज्ञा अपनी बात बोलिए। देखिए अशोक जी, अगर इनको ऐसे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हुए अगर हमारे देश के गृह मंत्री की 7 चिट्ठियों पर एक्शन ना लिया जाना ठीक है, तो मुझको शर्म आ रही है इनको भारतीय पुकारने में। मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं आपको बताऊं, पिछली बार चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस ने
पश्चिम बंगाल को खूनी लाल करके छोड़ा था, वो ये भूल गए। कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अब खूनी लाल करके छोड़ा था। देखिए डेमो, एक मिनट रुकिए, सबकी आवाज बंद, एक मिनट बंद कीजिए, एक मिनट बंद कीजिए, एक मिनट बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। कितने शर्म की बात है, एक मिनट, कितने शर्म की बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं कह रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाए, सैयद जवाद कह रहे कोई मुद्दा नहीं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन भगवान ना करे किसी पार्टी के साथ हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हों, उनको घर छोड़कर जाना पड़े, उनकी महिलाओं से बलात्कार हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। सैयद जवाद कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। आज गृह मंत्री ने बताया 3,000 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता डिस्प्लेस हुए हैं, 300 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, महिलाओं के कितने बलात्कार हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि वो सड़कों पर प्रदर्शन करें और बलात्कार के शिकार हुए। सैयद जवाद आप बहुत खुशकिस्मत हैं, दिल्ली में बैठ के सड़क पर प्रदर्शन कर लेते हैं। हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में जाकर प्रदर्शन कीजिए, वहां पर डॉक्टर महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया था, क्या अंजाम हुआ था उनका आपको मालूम है। आप दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप में हिम्मत है तो जाइए पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में सड़क पर उतरिए और वहां कहिए कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर दे। आपको 2 मिनट में आपकी हेकड़ी ममता दीदी निकाल देंगी, आपका पता भी नहीं चलेगा रातों रात कहां चले गए। रोहित सिंह बोलिए। देखिए, बंगाल की जनता ममता बनर्जी जी के हिटलर शाही से प्रताड़ित और पीड़ित होते होते अब स्वतंत्रता चाहती है, और स्वतंत्रता की आवाज अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहती है। मैं कोई चातुकारिता नहीं कर रहा हूं। गंगा महारानी का सफाई अभियान बंगाल पहुंच गया है और पूरे बंगाल के लोग मां माती मानुष के संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। सर, और चुनाव में गंगा सागर में तृणमूल कांग्रेस के पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार का पिंडदान करेगी बंगाल की जनता। ये तृणमूल कांग्रेस का अंत होगा। ये फैसला, ये रोहित जी अपनी बात कह सकते हैं, बाकी लोग अपनी बात कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं डेमोक्रेसी में अंतिम फैसला जो है जनता का होता है। वहाँ की जनता को लगता है घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, तुष्टीकरण बड़ा मुद्दा है, तो फैसला जनता सुनाएगी, वो चुनाव में होगा, लेकिन मुकाबला बड़ा जोरदार होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, और अंत में मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ 2025 की विदाई जो है और 2026 का जो आगमन है, उसके लिए ज़रूर जो है आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सड़कों पर इस तरह से मत निकलिए कि वो जो है अराजकता लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।